दोस्तों, अगर आप इस वर्ष 2025 में एलटी ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं तो ध्यान से समझ लीजिए। कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें आपको बताऊंगा। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान का, और इस प्रश्न पत्र में कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें दोस्तों शुरू के जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 30 प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। बाकी दोस्तों जो मुख्य विषय आपका होता है भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, तो हर सब्जेक्ट से 60 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है ना। तो यानी कि आपको कुल मिला के 150 प्रश्नों का यहाँ पर आंसर करना था। तो 30 प्रश्न आपके हो गए जीएस के, बाकी 60 प्रश्न पहले सब्जेक्ट से और 60 प्रश्न दूसरे सब्जेक्ट से। इस प्रकार से आपको कुल 150 एमसीक्यूज को आंसर करना था। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी कि जो आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, इनमें से 2 विषय आपको चुनने हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो 2 विषय हैं ये वो विषय होने चाहिए जो उन्होंने स्नातक में पढ़ा हुआ था, या कोई भी 2 विषय स्नातक में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उसको वो चुन सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर में ही यहाँ पर क्लियर कट हर बात बताई गई है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि इस परीक्षण पुस्तिका में 2 भाग हैं। भाग 1 सामान्य अध्ययन तथा भाग 2 मुख्य विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो सामान्य अध्ययन की प्रश्न संख्या 1 से 30 तक सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है, और कहा जा रहा है कि भाग 2 यानी कि जो मुख्य विषय है सामाजिक विज्ञान में 4 खंड आपको देखने को मिलेंगे: भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न हैं, और अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से यानी कि जो ये 4 विषय हैं इनमें से 2 विषयों के उत्तर आपको देने हैं। और ध्यान दीजिएगा कि चाहे वे विषय उसके स्नातक में लिए गए विषयों से पृथक हों तो भी, मतलब आप यहाँ जो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं और उसका आंसर आप कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आप लोगों की थी जो कि दूर हो गई है। तो फ्रेंड्स आज इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग इतिहास पार्ट हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि आपके जीएस में भी आएगा, और जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं ये प्रश्न आपके सब्जेक्ट के लिए भी और जीएस के लिए दोनों में ही आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हल करते हैं इतिहास के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 60 एमसीक्यूज को। तो दोस्तों ये जो इतिहास का पेपर आपके सामने है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और उम्मीद है कि अब आपकी स्क्रीन पर सारे प्रश्न काफ़ी बड़े अक्षर में दिखाई देंगे, तो आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे। दोस्तों ऑप्शन में तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे और कुंवर सिंह हैं, और आपका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा। देखो फ्रेंड्स ये विकल्प डी बनेगा यानी कि कुंवर सिंह। ठीक है, तो कुंवर सिंह, जी हाँ दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों 80 वर्ष की उम्र में भी कुंवर सिंह ने बहुत ही बहादुरी दिखाई थी और अंग्रेजों का उन्होंने डटकर सामने कहा था। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि, सूरत की संधि, सालबाई की संधि और बेसिन की संधि के बारे में कहा गया है, और नीचे कूट दिया गया है कि कौन सी संधि पहले हुई है और कौन सी संधि दोस्तों बाद में हुई है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। तो आप जानते ही हैं कि जो मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ था तो उसी के अंतर्गत श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और इसमें टीपू के अगेंस्ट अंग्रेज थे। दोस्तों बात करें सूरत की संधि के बारे में, तो ये संधि कब हुई थी, तो 1775 में हुई थी। रघुनाथ राव वीएस ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत यानी कि उसका कारण बनी थी। सालबाई की संधि दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब समाप्त हुआ था तो इसके बाद सालबाई की संधि हुई थी। मतलब ये संधि कब हुई थी, तो 1782 में हुई थी। इसमें मराठा और अंग्रेज सम्मिलित थे। बेसिन की संधि दोस्तों ये कब हुई थी, तो ये संधि हुई थी 1802 में, और इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज शामिल थे।
और इसी के बाद जो मराठा साम्राज्य था उसका जो आधिपत्य था वो अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरह से जो मराठा साम्राज्य था वो समाप्त हो गया था। तो फिलहाल दोस्तों यही इसका सही क्रम भी है। इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा आपका 2 फिर 3, 2 फिर 3 फिर 1 और फिर 4। 2 3 1 4 वाला जो विकल्प होगा दोस्तों ये आपका करेक्ट होगा, जो कि दिया गया है विकल्प बी में। ठीक है, तो आपका विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही जवाब है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। विकल्प ए आपका करेक्ट है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये मानते थे कि ये जो मिशनरियाँ आ रही हैं ये भारतीय समाज की जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देंगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था? जैसा फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं तो इनकी संख्या कितनी है? तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे। ठीक है, तो जो पहला युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो 1767 से लेकर 1769 के बीच में पहला युद्ध हुआ था। और इसमें कौन सी संधि हुई थी दोस्तों? तो मद्रास की संधि हुई थी। इसके बाद देखा जाए तो जो दूसरा युद्ध होता है कौन सा होता है? 1780 से लेकर 1784 के बीच में। और संधि होती है कौन सी? तो पहली मद्रास संधि थी और दूसरी कौन सी थी? मंगलौर की संधि। ठीक है ना, पहली मद्रास, दूसरी मंगलौर। तीसरी संधि दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। युद्ध हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक। और इसके बाद अंतिम युद्ध होता है 1799 में, जिसमें टीपू को ये लोग समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रश्न आपका ये बन रहा है कि कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो मंगलौर संधि हुई है आप देख पा रहे हो कि विकल्प 2 यानी कि जो दूसरा युद्ध हुआ था इसके बाद हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि डलहौजी की जो हड़प नीति थी, तो हड़प नीति आने से पहले ही जो ये विलय का सिद्धांत था वो मांडवी पर, कोलाबा और जालौर पर और सूरत पर सभी पर अप्लाई किया जा चुका था। यानी कि इसका उत्तर विकल्प डी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो इंग्लैंड के निवासी हैं उनको भारतीयों की जो वर्तमान में दशा दिशा है, उनकी जो अवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हो रही है उसको दिखाया जा सके। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापित हुआ था कब हुआ था? तो 1866 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों जनगणना आयुक्त 1891 में आप ये जानते हैं भारत में जो 10 की जनगणना शुरू होती है वो 1881 से स्टार्ट होती है, लेकिन एक रैंडम जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय करवाई गई थी। 1881 की जो जनगणना थी भारत की पहली जनगणना मानी जाती है, पहली 10 की जनगणना मानी जाती है। तो ये लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 72 वाली हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। तो 1891 में जो दूसरी जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम था बेंस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। पूरा नाम यही है, जर्वोइस एथेलस्टेन बेंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं जो वुड डिस्पैच है, तो सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ये 1854 में ही आया था। तो ए का एक आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़िए। 1882 में क्या हुआ था? तो हंटर शिक्षा आयोग आया था, यानी कि बी का 3 सही होगा। और दोस्तों बात करें तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना होती है। और सैडलर कमीशन ये 1917 में आया था, यानी कि डी का जो विकल्प 2 है इससे मिलान होगा। तो इसी प्रकार से आपको आंसर का चयन करना है जो कि नीचे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणेश्वर संबंधित है किससे? तो दोस्तों दक्षिणेश्वर जैसा कि आप जानते हैं कि ये संबंधित है रामकृष्ण परमहंस से। यहीं पर रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु माने जाते हैं,
तो उन्होंने माँ काली की उपासना की थी और माता काली के दर्शन भी किए थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे, बताइए। शाह अब्दुल अजीज, मोहम्मद कासिम वानातोवी, रशीद अहमद गंगोही और महमूद उल हसन। तो इसमें कौन था जो कि देवबंद स्कूल से कनेक्टेड नहीं था? और दोस्तों इसका आंसर बनेगा विकल्प ए, शाह अब्दुल अजीज। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टोन की उपाधि किसको प्रदान की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टोन, दोस्तों ये जो उपाधि है किसको दी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी को, यानी कि आपका जो उत्तर विकल्प बी है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेल करना है। यहाँ पर देखिए लेखक और यहाँ पर कह रहे हैं कि इंगित कीजिए कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक ऑप्शन है जो कि सही सुमेलित नहीं है, बस वही आपको पहचान लेना है। तो चलिए देखते हैं। गीता रहस्य के लेखक दोस्तों बीजी तिलक ही हैं, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि पहला विकल्प आपका सही है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये जो किताब है दोस्तों लिखी गई है अरविंदो घोष के द्वारा, ये भी आपका बिल्कुल सही विकल्प है। द यूनिटी ऑफ इंडिया कह रहे हैं दोस्तों, लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि द यूनिटी ऑफ इंडिया ये जो किताब है दोस्तों ये लिखी गई है अरविंदो घोष के द्वारा ही, यानी कि अरविंदो घोष की ही ये दूसरी किताब भी है। तो आपका जो विकल्प है सी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं, द स्प्रिंगिंग टाइगर, ये आपका सही है। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों कि आपका जो विकल्प सी है ये आपका उत्तर बनेगा। द यूनिटी ऑफ इंडिया इज रिटन बाई अरविंदो घोष। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संगठन और संस्थापक। तो कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वही हमको पहचानना है। ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक कह रहे हैं महात्मा गांधी है, तो क्या ऐसा है दोस्तों? जी नहीं दोस्तों, महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना नहीं की थी। ये बिल्कुल आपका विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। अगर आपके उत्तर में सहजानंद का नाम रहता, ठीक है, तो फिर ये आपका विकल्प सही हो जाता, यानी कि विकल्प ए ही आपका जो है उत्तर है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, ये सब आपके जो हैं करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा या कौन से? तो 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था, ये आपका सही है। और उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था दोस्तों, ये विकल्प भी आपका सही है। तो दोनों ही विकल्प आपके सही हैं, यानी कि आपका उत्तर बनेगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि सुभाष चंद्र बोस के स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी कब? तो 19 अक्टूबर 1943। अब देखिए सारे विकल्प यहाँ पर 43 दिए गए हैं, यानी कि ये सन तो आपको सुमेलित कर दिया गया है, लेकिन डेट में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जो कि है 21 अक्टूबर 1943। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। 15वें का जो आंसर है विकल्प सी, ये आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? तो दोस्तों प्रश्न ठीक से समझ लीजिए। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो ये जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसमें जो विकल्प आपका है डी, आचिन लेक, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसको आप देख लीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? प्राग इतिहास का मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो कामियाड़े, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, एस.डी. सांकलिया या फिर डी टेरा? सही जवाब दोस्तों इसका विकल्प बी बनेगा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है। तो 17 का बी विकल्प आपका करेक्ट है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट तो 1863 में
ध्यान दीजिएगा कि 1863 में भारत का पहला पूरा पाषाण उपकरण यानी कि जो हस्त कुल्हाड़ी थी, इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा। चेन्नई के जो वहाँ पर पल्लवरम है चेन्नई में, वहीं पर उन्होंने एक हस्त कुल्हाड़ी खोजी थी और यही वजह है कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से। ध्यान दीजिए यहाँ पर सेम प्रकार के दो विकल्प हैं, निम्न लिख दिया गया है और उच्च लिख दिया गया है। तो हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है? सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागौर के मध्य पाषाण काल से, या फिर विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। और आपका जो आंसर है ये विकल्प डी ही जाएगा, यानी कि दोस्तों ये जो हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिलती है वो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त होती है। देखो फ्रेंड्स, इतिहास आपको समझ में तब आएगा जब इसके काफ़ी सारे फैक्ट आपको याद हो जाएं, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इतिहास में अपना इंटरेस्ट जगाएं और तथ्यों को याद रखने का प्रयास करें। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो तथ्य आपको याद हो ही जाएंगे। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति से, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट हुआ है और इसका आंसर क्या होगा? 7 अग्निकुंड जो अग्निकुंड है दोस्तों ये मिले हैं कालीबंगा से। विकल्प डी आपका करेक्ट है। और कालीबंगा ये कहाँ पर है दोस्तों? तो कालीबंगा आपको मिलेगा कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा में चावल की खेती के प्रमाण दोस्तों मिलते हैं। कालीबंगा से भी और लोथल से भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो विकल्प 1 और 2 है ये आपका करेक्ट रहेगा। तो ये 1 और 2 दिए गए हैं विकल्प ए में, तो ए आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बूचड़खाना ये प्राप्त होता है महदहा से। महदहा यूपी में स्थित है, यूपी के प्रतापगढ़ में। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन सी थी? देखो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता जो थी, हम यहाँ पर एक प्लस बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो इसका पूर्व है ये पश्चिम हो गया, ऊपर नॉर्थ उत्तरी सीमा और नीचे साउथ दक्षिणी सीमा, सभी को देख लेते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि पूर्वी सीमा, तो दोस्तों पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो पूर्वी सीमा है यह मेरठ के आलमगीरपुर में है। ठीक है, पश्चिमी सीमा कहाँ पर दोस्तों? तो आप इसके लिए बहुत आगे तक चले जाएंगे, पाकिस्तान में स्थित जो बलूचिस्तान है यहाँ तक गया है, और स्थान का नाम क्या रहेगा? सुतकागेन डोर। ठीक है, और उत्तर में देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर में स्थित जो मांडा है, उत्तरी सीमा मांडा तक है। और दक्षिण सीमा दोस्तों कहाँ तक गई है? तो आप महाराष्ट्र तक चले जाइए, महाराष्ट्र में जो आपका दाइमाबाद है वहाँ तक। ठीक है, तो ये सारी सीमाएं मैंने आपको बता दिया। पूर्वी सीमा यहाँ पर आलमगीरपुर, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी आया था। गायत्री मंत्र जैसा कि आप जानते हैं ये कहाँ पर है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में? तो तीसरे मंडल में। ठीक है, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो बौधायन धर्मसूत्र से नहीं प्राप्त होता, पतंजलि के महाभाष्य से भी नहीं, महाभारत से भी नहीं, और दोस्तों इसका सही आंसर बनेगा तैत्तरीय आर्यडक से। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। और ये जो दोस्तों आपका तैत्तरीय आर्यडक है ये कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद से ही ये आपको देखने को मिलेगा। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो वैदिक सूर्य देवता नहीं थे, देखो फ्रेंड्स, इसमें सावित्री, विश्वकर्मा और सविता, तो ये तीनों ही सूर्य के ही मतलब अंश माने जाते हैं। विष्णु उरुक्रम ये आपका सही आंसर है। तो वैदिक सूर्य देवता में विष्णु उरुक्रम नहीं आते हैं, विकल्प बी आपका करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो दोस्तों इसका आंसर है महायान, यानी कि विकल्प बी आपका सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? देखिए प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आप बौद्ध संगीतियों पर मत जाइएगा। प्रश्न है कि प्रथम जैन समिति किसने आयोजित की थी, किसने आहूत की थी? तो दोस्तों पहली जैन समिति, इसे जैन महासभा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बिहार के पाटलिपुत्र, जिसे अभी आप क्या कहते हैं, पटना कहते हैं, पटना में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। तो आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? भगवान बुद्ध ने दोस्तों अपना जो पहला उपदेश था, आपको बिल्कुल पता है, सारनाथ में दिया था। सारनाथ में ऋषि पत्तन में, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। भगवती सूत्र का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर सही आंसर बनेगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि भगवती सूत्र ये संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, और ये महावीर स्वामी की जो जीवनी है इसमें मिलती है और इसे लिखा गया है जैन प्राकृत भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने जो एग्रोनोमोई शब्द का प्रयोग किया है, तो ये जिले के अधिकारियों के लिए किया गया है। लेकिन ध्यान देना, आप जिला अधिकारी मत समझ लेना, जिले का ऐसा अधिकारी जो भूमि माप, राजस्व, मूल्यांकन का संग्रह वगैरह करता था। तो ये रूरल ऑफिसर्स होते थे, जबकि जो नगरों के अधिकारी होते थे तो एग्रोनोमोई ये जिले के अधिकारी होते थे, और एक होते थे एस्टिनोनोमोई। क्या नाम था? एस्टिनोनोमोई। और ये होते थे नगरों के अधिकारी जो नगर का प्रशासन देखते थे। ये आप थोड़ा याद रखना, एस्टिनोनोमोई ये नगरों के अधिकारी और एग्रोनोमोई ये भूमि माप, राजस्व, मूल्यांकन देखने वाले रूरल ऑफिसर होते थे, जिले के अधिकारी। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो दोस्तों सीरिया का जो राजदूत डायमेकस था ये आया था बिंदुसार के दरबार में, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है किससे? तो गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख दोस्तों ये संबंधित है किससे बताओ? सही आंसर इसका विकल्प बी है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपको मिलेंगे जिनकी अपेक्षा आपको नहीं रहती है, और यही सारे प्रश्न वो होते हैं जो कि लक से अगर सही हो गए तो आप लीड कर जाते हैं। तो उसका नाम था बानवन महादेवियार। बानवन महादेवियार ये आपका सही विकल्प है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो कौन सा चोल शासक था जिसकी उपाधि गंगैकोंड थी? तो दोस्तों ये थे राजेंद्र प्रथम, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय रास तरंगिणी के रचनाकार कौन थे? जैसे फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जो रास तरंगिणी नामक किताब है इसके रचयिता कल्हड़ माने जाते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर रास तरंगिणी के बारे में नहीं है बल्कि द्वितीय रास तरंगिणी के बारे में है। तो आंसर क्या बनेगा? कल्हड़ नहीं है बल्कि इसका आंसर है विकल्प ए, यानी कि जोन राज। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, अब देखिए यहाँ पर शासकों के शासनकाल को देखना है। तो मोहम्मद बिन कासिम इसने भारत पर आक्रमण किया था, आपको पता है 712 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनी दोस्तों ये भारत पर आया था आक्रमण करने कब? 1997, और ये 1030 तक लगातार आक्रमण करता ही रहा था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था कब? तो 1370 में, और ये 1405 तक आक्रमण करता रहा। चंगेज खान दोस्तों आया 1206 और 1227 के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो आपका विकल्प है ये 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, फिर 3 बनेगा। तो 1, 2, 4, 3 वाला जो ऑप्शन है ये कौन सा है? ये विकल्प बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे, ये आपका गलत है। उत्तर बनेगा विकल्प ए, केवल एक सही है। दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो गियासुद्दीन तुगलक था ये 14वीं सदी में था, जबकि निजामुद्दीन औलिया 13वीं 14वीं सदी में थे। तो निजामुद्दीन औलिया गियासुद्दीन तुगलक के नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन माने जा सकते हैं। तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही नहीं है, केवल पहला ही विकल्प आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो जैसा कि इसका आंसर आपको पता ही है, विकल्प सी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान मारे गए। इसके बाद 1192 से लेकर 1198 के बीच में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की और इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया था। तो इसमें जो विकल्प दोस्तों कौन सही होगा, तो 1 और 2 दोनों विकल्प आपके करेक्ट हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय जो शासक था देवगिरी का उसका नाम रामचंद्र था, जो कि विकल्प डी में दिया गया है रामचंद्र। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में, खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414 में, सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना की 1504 में, कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में हुआ था ना, तो यहाँ पर 1530 क्यों लिखा हुआ है, ये 1540 होना चाहिए था। तो यही जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि विकल्प डी हमारा जो है ये आपका आंसर बनेगा। बाकी सभी जो हैं ए बी सी बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तैमूर का आक्रमण कब होता है। तो दोस्तों तैमूर ने आक्रमण कब किया था। तो देखो सबसे पहले घटना जो घटी वो था मलिक छज्जू का विद्रोह, और ये विद्रोह कब हुआ था, तो 1290 में हुआ था, ठीक है ना, 1290 में। बाजार नियंत्रण ये 1296 में, 1996, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सांकेतिक मुद्रा 1330 में चलाई गई थी, 1330 में। और मोहम्मद बिन तुगलक, तो तैमूर का आक्रमण जो है ये 1398 में हुआ था। तो सांकेतिक मुद्रा जो है किसने चलवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई थी। उसको बहुत नुकसान होने लगा तो फिर उसने ये बंद कर दिया था। तो ये पूरा क्रम बन रहा है, यानी कि 4 3 2 1 वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल नीचे से ऊपर चलिए आप। तो इसमें जो है 4 3 2 1 विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है ये बताइए। तो लाहौर में, अजमेर में, आगरा में या फिर फ़तेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मिलेगी आपको कहाँ पर, फ़तेहपुर सीकरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित करना है और फिर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुतुब मीनार, यहाँ पर देखते हैं कुतुब मीनार ये सबसे पहले आएगा। तो ये 1193 में बना था, 1193 में से लेकर 1220 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद आगरा फोर्ट दोस्तों ये बन के तैयार हुआ था 1565 में। आगरा फोर्ट ये 1565 में तैयार होता है। हालांकि लाल किला ये 1638 में बनना शुरू हुआ था और 1648 में ये तैयार हो गया था, लेकिन ताजमहल उसके पहले ही यानी कि 1632 से स्टार्ट हुआ लेकिन तैयार हुआ था 1653 में, ठीक है। तो यहाँ पर ताजमहल जो है सबसे लास्ट में आएगा, बल्कि दिल्ली का जो लाल किला है जो कि शुरू तो हुआ था ताजमहल के शुरू होने के बाद 1638 शुरू हुआ, लेकिन अस्तित्व में कब आ गया था, 1648 में ही आ गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्रम क्या बनेगा, 3 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 3 1 2 4, और ये विकल्प कौन सा है, तो ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो दोस्तों किरोरी शब्द जो होता था ये अकबर के समय में प्रयोग में लाया जाता था
और किरोरी का जो अर्थ होता था, ठीक है, तो अभी भी लोग कहते हैं ना बड़ा किरोरी मल मत बनो, तो मतलब अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इसमें राजस्व अधिकारी जो होता था उसे कहते थे किरोरी, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया था किसको, वल्लभाचार्य को, माधवाचार्य को, रामानुजाचार्य को या फिर निम्बकारकाचार्य को। तो सही आंसर है दोस्तों वल्लभाचार्य, विकल्प ए। वल्लभाचार्य दोस्तों जाने जाते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक हैं और ये किस दर्शन के जाने जाते हैं बताओ। तो इनका जो दर्शन दोस्तों उसे कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद। क्या कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है ना। चलो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवराय द्वितीय, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनवी, बलबन। तो देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक आया था, करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था, करेक्ट है। महमूद गजनवी के समय में आया था अलबरूनी, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों बलबन के समय में मार्को पोलो आया था, ये आपका गलत है। तो सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी आपका आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं श्री संप्रदाय का संबंध जो है ये वैष्णव धर्म से है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और जो श्री संप्रदाय है ये भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी। फिर देखते हैं अकबर के शासनकाल में प्रचलित दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर था? तो फ्रेंड्स ये जो दाम होता था ये तांबे का बनता था और जो चांदी का सिक्का होता था उसके 1/40वें भाग के बराबर इसका मूल्य होता था, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए ऐसे आप रुपए में बदलें तो ये 2.5 पैसे के बराबर था। तो यहाँ पर लमसम जो आंसर आपका बनेगा 2.5 के आसपास वो विकल्प डी बनेगा। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुगल साम्राज्य में मीर ए तुजुक से क्या तात्पर्य था? मीर ए तुजुक दोस्तों, मीर ए तुजुक का मतलब होता था मुख्य सचिव, विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला है कि निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर खुसरो का विद्रोह सबसे पहले आएगा। खुसरो का विद्रोह 1606 में, खुर्रम का विद्रोह 1622 में, 1622। धर्मत का युद्ध ये आप जानते ही हैं कि धर्मत का युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में 1658 में। और चौसा का युद्ध ये हुआ था दोस्तों 1539 में, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। तो 4132 यानी कि जो बीच यहाँ पर 4132 ऑप्शन सी है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अकबर के समय में टोडरमल, राजा टोडरमल की 10 पद्धति ये उसने जन्म लिया था, मतलब एक व्यवस्था बनाई गई थी। तो जिसके अंतर्गत 33.1 बटा मतलब एग्जैक्टली 33.33% आप लिखेंगे, तो बटे में आप बदलेंगे तो ये बनेगा 33.1/3%। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। पैबाकी शब्द से क्या तात्पर्य था? मंदिर, कर, गांव का समूह या फिर भूमि। तो फ्रेंड्स पैबाकी का मतलब भूमि से होता था, ऐसी भूमि जो राजा के अधिकार में आती थी, जमींदारों को दी जाती थी और बदले में राजस्व प्राप्त होता था, उसे कहते थे पैबाकी। तो विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रज़्मनामा शीर्षक दिया गया? तो दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ है उसको कहा जाता है रज़्मनामा। और ध्यान देना कि रज़्मनामा ये किसने किया था? तो अकबर के समय में जो बदायूनी था उसी के संकेत पर महाभारत को रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवादित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों पुर्तगाली जो आए थे सबसे पहले उन्होंने कालीकट, कन्नाकोर, धाबोल और पोन्नानी पर कब्जा किया था। कब किया था? कालीकट को दोस्तों उन्होंने कब्जा किया 1500 में, इसके बाद कन्नाकोर को 1502 में, फिर धाबोल पर 1522 में और फिर बचता है पोन्नानी 1525 में। तो ये आपका क्रम है, मतलब 3 4 1 2 और ये जो विकल्प है 3 4 1 2 ये दिया गया है ऑप्शन डी में। तो डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? तो आपको पता है कि जो पुर्तगाल और अंग्रेज थे, चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से और बदले में 1661 में
जो पुर्तगाली थे उन्होंने बम्बई को दहेज में दिया था, किसको? ब्रिटिशों को। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये देखिए आपका ब्लैक होल घटना कब हुई थी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध और देवगांव की संधि। तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप इनको मैच करवा लेंगे। तो कैसे मैच कराएंगे? देखो फ्रेंड्स, इसको मैच कराना बहुत ज़रूरी भी है। देवगांव की संधि दोस्तों होती है 17 दिसंबर 1803 में। क्या कह रहे हैं कि कौन सा शिष्टमंडल नहीं है, मैच नहीं कराना है, देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756 में, ये करेक्ट है। प्लासी का युद्ध दोस्तों होता है 23 जून 1757 में, ये भी करेक्ट है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, ये भी करेक्ट है। देवगांव की संधि दोस्तों कह रहे हैं कि 17 दिसंबर 1818 में होती है, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। और ये संधि हुई कब थी दोस्तों? तो 17 दिसंबर 1803 में हुई थी। तो 1803 होता तो विकल्प डी भी आपका करेक्ट होता। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये पारित हुआ था कब? 26 जुलाई 1856 को। और इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न होगा कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों ये थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्रोह का जब दमन हो गया तो उसके बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था, यानी कि बर्मा, जो कि अब म्यांमार कहलाता है। और वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से जो मुगलिया सल्तनत थी वो बहुत ही दुखद अंत के साथ समाप्त हो गई। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। जो पहली प्लेलिस्ट है दोस्तों उसमें आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, और जो दूसरी प्लेलिस्ट है दोस्तों उसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपके सिलेबस के मुताबिक। तो दोनों को आप ओपन करके देख लीजिए। आपका सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर दिया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बचे हुए हैं शीघ्रता से वो भी कवर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अब हम फोकस कर रहे हैं कि आपके सामने 200 यानी कि 200 अभी तक जितने भी करंट अफेयर हैं जनवरी से लेकर नवंबर तक, तो जनवरी से नवंबर तक के टॉप 200 MCQs आपके सामने रखेंगे। और ये सारे प्रश्न निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी रहेंगे फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, LT ग्रेड, JRC प्रवक्ता और GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और दोस्तों प्लीज़ एक बात आप ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो क्या वजह थी, मैं वजह भी जानना चाहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो सीरीज़ चल रही है ये हम जो 2018 में LT गेट की परीक्षा हुई थी, सोशल साइंस का पेपर हम हल कर रहे हैं। तो ये पहला वीडियो था जिसमें हमने हिस्ट्री के प्रश्नों को हल किया। अब अगला जो आपका वीडियो रहेगा उसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपके ये जो 200 MCQs हैं और लास्ट 12 मंथ के, यानी कि जनवरी से लेकर नवंबर तक के, इनको हम हल करवाएंगे। इसके बाद बाकी की जो वीडियोज़ हैं उनका सीरीज जारी रहेगा। बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको अगला पढ़ाया जाए, ताकि हमको भी पता चल सके कि किसकी आवश्यकता आपको महसूस हो रही है। वैसे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पहला कमेंट भी।